प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रपति। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति है, इसका पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वो राष्ट्रपति का जो पद है वो निर्वाचित राष्ट्रपति का पद है। ठीक है, तो लिया कहाँ से गया इसका पद? तो इसका निर्वाचित राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो संवैधानिक स्थिति है उसकी बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो जो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। और आर्टिकल नंबर 53 में वो देश की कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो पूरी की पूरी शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। और जो राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो उसका जो यूज करता है वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा या फिर स्वयं कर सकता है। और जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि जो रियल में होता है वो कौन होता है? वो होता है पीएम। और आर्टिकल नंबर 74 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 74 में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति को सलाह हेतु एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होगा। बट हुआ क्या है, इस बात का विरोध किया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। इंदिरा गांधी ने क्या किया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में करवाया और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, इस चीज को बाध्य कर दिया, बाध्यकारी बना दिया। और उसके बाद मोरारजी देसाई के समय 44वां संविधान संशोधन कराया गया। और ये जो बात थी इंदिरा गांधी के समय कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य ही है, उसको समाप्त करके एक प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो यहाँ से बाध्यकारी वाला जो प्रावधान था वो समाप्त हुआ। और क्या हुआ कि राष्ट्रपति अपनी सिफारिश को, जो सलाह है उसकी मंत्रिपरिषद को, उसको एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। आगे चलते हैं। और ये भारत का जो राष्ट्रपति होगा एक ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जबकि 53 में क्या लिखा हुआ है कि वो संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होगा। और कौन सा प्रमुख होगा? नाम मात्र का प्रमुख होगा, क्योंकि वास्तविक प्रमुख कौन है भारत में? वो है प्रधानमंत्री। बात करते हैं और क्या लिखा है इसमें। ये संवैधानिक प्रमुख होगा, भारत का प्रथम व्यक्ति होगा और ये राष्ट्राध्यक्ष कहा जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होगा। तो संसद में जो लोकसभा है, राज्यसभा है, तो इनके कौन से सदस्य शामिल होंगे? जो निर्वाचित होंगे। क्योंकि निर्वाचक मंडल में कोई भी मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होता है। जो भी शामिल होते हैं वो सभी सदस्य कौन से सदस्य होते हैं? वो सभी सदस्य कौन से? निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा के अलावा भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। साथ में दिल्ली और जो पुदुचेरी है वहाँ की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और ये एक्स्ट्रा क्या है, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है। एक बात यहाँ पे याद रखेंगे कि मनोनीत सदस्य, विधान परिषद के सदस्य और राज्यपाल ये कभी भी निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते राष्ट्रपति के। और जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है जो वो आर्टिकल नंबर 55 अनुच्छेद 55 में दी गई है। और वो क्या क्या प्रावधान है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तौर पर होगा, एकल संक्रमणी होती है, गुप्त मतदान होता है और अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब कि उसमें आम जनता भाग नहीं लेती है, जो जनता का प्रतिनिधि होता है वही भाग लेता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और राष्ट्रपति का जो कोटा है उसका मतलब क्या है? जो जितने वैलिड वोट्स हैं उनका आधा प्लस एक। और जो एक विधायक होता है उसका जो वैल्यू होता है, उसके वोट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अगर उसको फाइंड आउट करना है तो वो होता है राज्यसभा की जो राज्य की जनसंख्या है, टोटल पॉपुलेशन है, उससे भाग लगाते हैं किसको? निर्वाचित विधायकों की संख्या को। और फिर से 1000 से भाग देते हैं, तो जो निकल करके आता है वो एक विधायक के मत का मूल्य होता है। और ये जो राज्य की जनसंख्या है वो कहाँ से ली गई है? 1971 की जनगणना के अनुसार है वो। नेक्स्ट, अगर बात करते हैं किसी सांसद के मत के मूल्य की, तो सांसद के मत का मूल्य क्या होता है?
सभी राज्य विधानसभाओं के मतों का मूल्य ज्ञात करते हैं, जो यहाँ से हम निकाल लेंगे, और बाद में संसद के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनसे भाग लगाते हैं, तो किसी सांसद के मत का मूल्य प्राप्त होता है हमको। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल की। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 56 कहता है कि जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष होगा, और वो कब से होगा? ग्रहण की तिथि से होगा। इससे पूर्व क्या राष्ट्रपति अपने पद से हट सकता है? जी हाँ, पहले तो स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे, या फिर कभी मृत्यु हो जाए और महाभियोग के द्वारा, और यदि चुनाव अवैध घोषित हो जाए। तो ये कुछ प्रावधान हैं जिनके तहत राष्ट्रपति अपने पद से पहले भी हट सकता है, जबकि राष्ट्रपति के कार्यकाल का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 5 वर्ष है। अनुच्छेद नंबर 57 कहता है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का प्रावधान है, और लिखा हुआ है कि क्या भारत का राष्ट्रपति कोई व्यक्ति भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो इसका कोई भी प्रावधान नहीं है, वो जितनी बार चाहे जब तक जियो तब तक जो है बन सकता है, जब तक वो जीतेगा। बाकी अभी तक केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा कोई दूसरी बार भारत का राष्ट्रपति नहीं बना हुआ है, और इसका मतलब पुनर्निर्वाचन का प्रावधान कहाँ हुआ है? 57 में है। बात करते हैं योग्यता की, कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, और ये प्रावधान मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो जन्म से भारत का नागरिक हो, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो, बट लोकसभा का सदस्य वर्ष समय होना नहीं चाहिए। तीसरा क्या है? लाभ के पद पर ना हो, और यहाँ ये भी याद रखेंगे कि लाभ के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया है, और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो ये कुछ प्रावधान हैं जो राष्ट्रपति की योग्यताओं को निर्धारित करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री, ये सभी लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। इनको लाभ के पद के अंतर्गत नहीं माना जाता। आर्टिकल नंबर 59 में क्या लिखा हुआ है? कुछ कंडीशंस हैं प्रेसिडेंट के लिए। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, और उस समय उसको, अगर इसको चुनाव में खड़ा होना, तो 50 अनुमोदक चाहिए और 50 प्रस्तावक चाहिए। और ये जो प्रावधान है वो कहाँ से लिए गए? द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंस एक्ट 1997 द्वारा। और इसमें क्या है, अगर उसको राष्ट्रपति को चुनाव में उतरना है तो उसके लिए 15,000 रुपए की जमानत राशि आरबीआई में जमा करनी पड़ती है, और यदि किसी को चुनाव में वैध मतों का 1/6 से भी कम प्राप्त होता है तो उसमें उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, वरना ये जो 15,000 का अमाउंट होता है ये वापस मिल जाता है। इसी को कहते हैं जमानत राशि का जब्त होना या जमानत का जब्त होना। फिर पूछ सकता है राष्ट्रपति को जो निर्वाचन है, सॉरी, चुनाव लड़ने के लिए कितने अनुमोदक चाहिए? 50। कितने प्रस्तावक चाहिए? 50। अनुच्छेद नंबर 60। अनुच्छेद नंबर 60 राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित प्रावधान करता है। कहा है राष्ट्रपति को जो शपथ है वो सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, उसके द्वारा दिलाई जाती है। अगर सीजेआई अनुपस्थित है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसके द्वारा दिलाई जाएगी। और भारतीय संविधान में केवल 3 ही पद ऐसे हैं जिनको किसी अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाई जाती है। अदरवाइज जितने भी पोस्ट हैं संवैधानिक, उन सब की शपथ अनुसूची नंबर 3 के तहत होती है, अनुसूची 3 के तहत होती है। लेकिन 3 लोगों की शपथ का उल्लेख संविधान के अंतर्गत है। राष्ट्रपति का उल्लेख उसका 60 में है, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 के तहत, राज्यपाल 159 के तहत। नेक्स्ट है महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया चाहे तो लोकसभा से प्रारंभ हो सकती है, चाहे तो राज्यसभा, कहीं से भी प्रारंभ हो सकती है। बट प्रारंभ कैसे होगा? जितने भी सदस्य हैं उनका 1/4 एक नोटिस पर हस्ताक्षर करेंगे, और ये राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ये सूचित किया जाएगा, ये सब बातें। और इस जो नोटिस है या फिर ये जो प्रावधान है, ये किससे पारित होना चाहिए? प्रभावी बहुमत से पारित होना चाहिए। प्रभावी बहुमत क्या होता है? जो सदन के सदस्य हैं, पूरे सदस्य, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले नहीं, कुल सदस्यों के 2/3 को प्रभावी बहुमत कहा जाता है। अब बात करते हैं
भारतीय महाभियोग में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं है, परंतु अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है तो हस्तक्षेप करती है। तो क्या अभी तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग भारत में लगा हुआ है? जी नहीं, भारत में अभी एक भी बार किसी पर महाभियोग नहीं लगा है। फिर क्या है कि भारत में जो महाभियोग राष्ट्रपति पर लगेगा, उसका क्या आधार होता है, किस आधार पर लग सकता है? तो उसका केवल एक ही है, इनक्रोचमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अतिक्रमण पर। क्या संविधान के अतिक्रमण पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा, ऐसा किसी अनुच्छेद में लिखा है? ऐसा किसी अनुच्छेद में वर्णित नहीं है। अमेरिका में जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो केवल और केवल वहां पे निम्न सदन के द्वारा प्रारंभ हो सकती है। जैसे भारत में निम्न सदन क्या है? लोकसभा है, और उच्च सदन क्या है? राज्यसभा है। अमेरिका में उन पर महाभियोग लग चुका है। जैसे सबसे पहली बार बात करते हैं 1867 में एंड्रू जॉनसन पर लगा हुआ था। 1974 में रिचर्ड निक्सन पर लगा। 1998 में बिल क्लिंटन पर लागू हुआ था। और हाल ही में अगर बात करें सबसे लास्ट में, तो ये जो ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप, इन पर 2 बार महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट की गई थी। आगे चलते हैं। अच्छा, भारत में जो राष्ट्रपति है उसको निर्वाचन के लिए, निर्वाचित होने के लिए क्या है, कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? बट अमेरिका में क्या होता है, 2 बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, उसके अधिकतम 2 बार ही उसको निर्वाचित किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 62 क्या कहता है? आर्टिकल 62 में लिखा हुआ है, पद रिक्ति, जिस समय राष्ट्रपति का पद खाली होगा उसके 6 माह के पूर्व ही चुनाव करवाना पड़ेगा। उसके पद को अधिकतम 6 माह तक ही खाली किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट उसके कार्यों का निर्वहन करेगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 71, 71। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो इसका जो निपटारा है वो भारत का निर्वाचन आयोग नहीं करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब क्या है, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं, अगर इनके निर्वाचन के विषय में कोई विवाद हो जाता है तो इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, ना कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है। 71 का 1 क्या कहता है? निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति के निर्वाचन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इट्स मीन, अगर राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल पूरा नहीं है तो उस समय भी राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो पूर्ण करवाया जाएगा। उसके निर्वाचक मंडल के कंप्लीट ना होने पर भी उसका निर्वाचन होता है। नेक्स्ट है क्षमादान। क्षमादान का उल्लेख आर्टिकल नंबर 72 में है, बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ है। और क्षमादान एक प्रकार का नहीं, कई प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है लघुकरण। इसमें क्या होता है, सजा की प्रकृति को ही बदल दिया जाता है। तो जो सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है उस प्रकार के क्षमादान को कहते हैं लघुकरण। एक होता है रिमिशन, परिहार, सजा की अवधि में परिवर्तन हो जाता है। इसमें क्या है, जो टाइम है उस टाइम को चेंज कर दिया जाता है, कि पता लगा सजा थी 20 साल की तो उसकी टाइम को चेंज करके 10 साल कर दिया गया, तो इसको कहते हैं रेमिशन या परिहार कहते हैं। फिर रेस्पाइट यानी कि विराम, मानवीय तथ्यों के आधार पर बदला जाता है। मात्रा एवं प्रकृति दोनों को बदला जा सकता है, तो मात्रा भी बदल जाती है और प्रकृति भी, कठोर सजा को नॉर्मल कर दिया, ऐसा कुछ। ठीक है, तो क्या है, विराम है। और चौथा है प्राविलंबन या रेप्राइव। उसमें क्या होता है, केवल ये मृत्यु दंड के लिए होता है। मृत्यु दंड के लिए क्या है, प्राविलंबन है। फिर है क्षमा, किसी चीज को पूरी तरह से माफ कर देना, किसी सजा को, उसको कहते हैं क्षमा, उसको कहते हैं क्षमा। तो कितने प्रकार की हुई, 5 प्रकार की राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्तियां हैं। कौन कौन सी? लघुकरण, परिहार, विराम, प्राविलंबन और क्षमा। राज्यपाल के पास बात करते हैं, तो राज्यपाल को आर्टिकल नंबर 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल जो होता है वो मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, राज्यपाल सेना न्यायालय द्वारा दंडित किए गए व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति विधि के विरुद्ध दंडित किया गया कोई व्यक्ति हो तो ही राज्यपाल क्षमा कर सकता है। बाकी अन्य मामलों पर कौन क्षमादान की शक्ति देखेगा? तो आंसर है राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 72 में। और कितने प्रकार की क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? आंसर है 5 प्रकार की।
अगला बात करते हैं आर्टिकल नंबर 78। इसमें क्या है, प्रधानमंत्री से संघ से संबंधित विधायी एवं प्रशासनिक सूचनाएं मांगता है राष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 78 में क्या है, जो प्रधानमंत्री है उससे राष्ट्रपति विधायी और प्रशासनिक सूचनाएं मांग सकता है। ठीक है। अगला है, इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद नंबर 80, राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। ये कहाँ कहाँ से होते हैं, शिक्षा, साहित्य, कला, ठीक है, तो इनसे होते हैं, 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। और याद रखेंगे कि राष्ट्रपति का जब महाभियोग होता है तो राष्ट्रपति के महाभियोग में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्यों का कोई रोल नहीं होता है। बट राष्ट्रपति का या चाहे तो निर्वाचन हो, चाहे राष्ट्रपति का महाभियोग हो, विधान परिषद के सदस्य कहीं भी भाग नहीं लेते हैं। जबकि जो मनोनीत सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर 85 के तहत 3 काम करता है। सत्रावसान का तात्पर्य है किसी सत्र की समाप्ति करना। सत्राहूत करता है, सत्र को बुलाता है। और वो सत्र का विघटन कर सकता है, यानी कि लोकसभा का विघटन कर सकता है। तो ये तीन की तीनों चीजों का उल्लेख अनुच्छेद 85 के तहत है, और ये कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अच्छा, विघटन क्यों लोकसभा का हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा कैसा सदन है, स्थायी सदन है, और उसके जो 1/3 मेंबर होते हैं प्रत्येक 2 साल में टर्मिनेट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, नए चीजों का चुनाव होता रहता है। आर्टिकल 87 की बात करते हैं। इसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है, कब कब हो सकता है, तो सरकार की भावी नीतियों पर हो सकता है। कोई जो नई नई लोकसभा गठित होकर के आती है, प्रत्येक आम लोकसभा चुनाव में संसद की पहली बैठक में, प्रत्येक वर्ष जो पहला सत्र होता है उसकी पहली बैठक में। तो सत्र कितने होते हैं किसी साल में, तो 3 सत्र होते हैं। कौन कौन सत्र होते हैं, सबसे पहला होता है बजट सत्र, एक होता है फिर मानसून सत्र, फिर होता है शीतकालीन सत्र। तो 3 प्रकार के सत्रों का उल्लेख किया गया है। सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है, तो शीतकालीन सत्र सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहे हैं कि इसी अभिभाषण के पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव आता है। यह प्रस्ताव यदि पारित न हो तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, यानी कि ये एक प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव माना जाएगा। यानी कि धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण के पश्चात पारित होना जरूरी है, वरना जो गवर्नमेंट होगी तत्कालीन उसको इस्तीफा देना पड़ता है। तथा अभिभाषण संघ की मंत्री परिषद द्वारा बनाया जाता है। जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो संघ का जो मंत्री परिषद होता है उसके द्वारा रेडी किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 108, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार एग्जाम में आया हुआ है। राष्ट्रपति के द्वारा जो संयुक्त अधिवेशन के संबंध में प्रावधान है। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है, वो संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा, आंसर है राष्ट्रपति। हमेशा बुलाएगा, जी नहीं, जब दोनों सदनों के मध्य, दोनों सदन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा, उनके मध्य मतभेद हो जाता है, तब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अच्छा, कौन से विषय पर बुलाया जा सकता है, तो ये साधारण विधेयकों पर और वित्त विधेयकों पर बुलाया जा सकता है। कभी भी जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाया जाता है। तो साधारण विधेयक और वित्त विधेयक पर ही बुलाया जाएगा, इसके अलावा नहीं बुलाया जाएगा। जब ये बुलाया जाएगा तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 118(4) के अंतर्गत लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा इसकी अध्यक्षता करेगा। और अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष इसकी इसकी अध्यक्षता करेगा। दोनों की अगर उपस्थिति ना हो, यानी कि अध्यक्ष भी ना हो और उपाध्यक्ष भी ना हो, तो राज्यसभा का उपसभापति मीन उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महान्यायवादी संयुक्त अधिवेशन में भी भाग लेता है, क्योंकि आर्टिकल 76 के तहत एकमात्र ऐसी पोस्ट है संविधान में जो संसद का अंग ना होकर भी संसद की बैठकों में भाग लेता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है, हाँ बोल सकता है। नेक्स्ट है, कहता है यदि उसी समय लोकसभा विघटित हो जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ जी हाँ, मतलब कि उस टाइम पे अगर लोकसभा विघटित हो जाती है तो उसके संयुक्त अधिवेशन के द्वारा पारित जो विधेयक है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
मतभेद का समाधान, अगर मतभेद है तो कैसे सुलझाया जाएगा उसको? आंसर है साधारण बहुमत से। क्या कभी बुलाया गया संयुक्त अधिवेशन? तो संयुक्त अधिवेशन 3 बार हो गया है। दहेज प्रतिबंध विधेयक कब आया था? 1960-61 में। फिर है बैंकिंग सेवा अधिनियम 1977-78 में, और पोटा कानून 2002। पोटा जो है किससे संबंधित था? आतंकवाद को रोकने से संबंधित एक कानून था। नेक्स्ट चलते हैं।